फ्रेंड्स, आज हम ऑर्डर 20 जजमेंट एंड डिक्री के बारे में बात करेंगे। इसके आज हम रूल 1 से लेकर के रूल 10 तक डिस्कस करेंगे। इसमें जजमेंट होता क्या है, डिग्री क्या होती है, कब जजमेंट हो सकता है, कब डिग्री होगी, इन सब के बारे में बात किया गया। इसका रूल 1 कहता है जजमेंट व्हेन प्रोनाउंस्ड, निर्णय कब सुनाया जाएगा। इसके बारे में इसका रूल 1 बात करता है कि निर्णय कब सुनाया जाएगा। इसमें कहा कि जब सुनवाई कोर्ट में पूरी हो चुकी होगी। सुनवाई पूरी हो चुकी का मतलब होता है कि उसके इश्यूज के बारे में, गवाहियों के बारे में, जिरह के बारे में और बहस के बारे में, ये सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी होंगी। उसके बाद खुले न्यायालय में तुरंत जज आदेश सुनाएगा या वह कोई ऐसी तिथि निर्धारित करेगा जिस दिन दोनों पक्षकारों को बताएगा या पक्षकार जो उपस्थित उसको बताएगा कि इस तारीख को निर्णय सुनाया जाएगा। लेकिन वह तारीख जो सुनवाई पूर्ण हुई उस दिन से 30 दिन से ज्यादा की नहीं होगी। मतलब 30 डेज की तिथि, 30 डेज के भीतर की तिथि होगी। अगर कोई विशिष्ट कारण है जिसकी वजह से वो निर्णय नहीं सुना पाया या कोई ऐसा रीजन आ गया कि निर्णय सुनाने में बाधा आ रही है, उसको प्रॉब्लम है और वो जेन्युइन है, विशिष्ट है, तो वो 60 दिन के भीतर सुना सकता है। मतलब 30 दिन और ले सकता है। तो 60 डेज के भीतर उसको निर्णय सुनाना ही होगा। ये बात रूल 1 कहता है। अब निर्णय लिखित में होगा और अगर निर्णय हो गया, अब निर्णय सुनाएगा कैसे? निर्णय के इश्यूज का जो निष्कर्ष है उसे पढ़ देगा और अंतिम आदेश को पढ़ करके अगर उसने सुना दिया है कोर्ट ने, तो शेष चीजें उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। जबकि निर्णय में तो बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन अगर उसने इश्यूज के निष्कर्ष को और अंतिम आदेश को पढ़ करके सुना दिया तो शेष वह ना पढ़े तो कोई बात नहीं होगी। इसका लास्ट कहा कि अगर खुले न्यायालय में जो कोर्ट है वो टाइपकर्ता से बोल करके निर्णय सुना रहा है तो वो तभी निर्णय सुनाएगा। पहली बात तो ये हाई कोर्ट के जिनको विशिष्ट परमिशन होता वही लोग ऐसा करते हैं, वही कोर्टें ऐसे कर सकती हैं। तो वो टाइप को बोल करके तुरंत लिखवा रहा है, निर्णय सुना रहा है और उसके बाद जब वो टाइप होएगा तो उस पर हस्ताक्षर करेगा और उस दिन की तिथि डालेगा, वो अभिलेख का पार्ट हो जाएगा। ये बात इसके रूल 1 में बोल दी। अब रूल 2 क्या कहता है? पावर टू प्रोनाउंस जजमेंट रिटन बाय जज प्रोसीडर। अब इसका बाद रूल 2 कहता है कि न्यायाधीश के पूर्ववर्ती द्वारा लिखे गए निर्णयों को सुनाने की शक्ति। लिखा किसने? पहले जो जज था। बाई चांस वो जज प्रेजेंट टाइम में नहीं है, उसका रिक्त स्थान हो गया किसी भी कारण से, तो जो प्रेजेंट जज है वो क्या करेगा? जबकि निर्णय किसने लिखा? उसके पहले जज ने लिखा। तो जो प्रेजेंट जज है उसके निर्णय को सुनाएगा। ये बात रूल कहता है कि उसका जो प्रेजेंट जज है वो उसके निर्णय को सुना सकता है। अब रूल 3 इसका कहता है कि जजमेंट टू बी साइंड। रूल 3 इसका कहता है कि निर्णय हस्ताक्षरित किया जाएगा। अब उसने जजमेंट को सुना दिया, निर्णय को सुना दिया, सुनाने के बाद में उस पर हस्ताक्षर करेगा और जिस दिन निर्णय सुनाया उस दिन की वह डेट डालेगा। डेट डालने के बाद में उस पर अगर कोई त्रुटि हो गई है
तो या तो वो रिव्यू के द्वारा ठीक की जाएगी, और या तो जो सेक्शन 152 में जो आधार दिए गए कि टंकण मिस्टेक है या और कोई, जो 152 में रूल 1 जो सेक्शन 152 में जो आधार दिए गए, उन आधारों के तहत ही सुधारा जा सकता है। अन्यथा उस आदेश में, उस निर्णय में अब कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। कोर्ट चाहे तब भी वो छेड़छाड़ उस पर अब नहीं कर सकता। अब इसका रूल 4 कहता है जजमेंट ऑफ स्मॉल कॉज कोर्ट्स। जो लघुवाद न्यायालय हैं, लघुवाद न्यायालयों के निर्णय, लघुवाद के न्यायालय के निर्णय कैसे, निर्णय हर एक अलग अलग तरीके से, हर कोर्ट के मतलब लघुवाद न्यायालय अलग, अन्य न्यायालय के अलग आदेश करने के सिस्टम्स हैं। तो जो लघुवाद न्यायालय है वो कैसे ऑर्डर करेगा, वो कैसे निर्णय करेगा, उसके बारे में बताया कि रूल 4 कहता है कि केवल डिटर्मिनेशन और डिसीजन, केवल लघुवाद न्यायालय क्या करेगा, डिटर्मिनेशन एंड डिसीजन, दो ही बात करता है, अवधार्य प्रश्न और विनिश्चय, ये दो ही चीजें वो लिखेगा, अन्य चीजें कोई नहीं लिखेगा। वो जो डिटर्मिनेशन लिख देगा, डिटर्मिनेशन में आ जाएगा कि फला फला का ये चीजें ये प्रस्तुत है, ये पत्रावली ऐसा रीजन दिखाएगा जिसमें ये पाया जाता है। उसके बाद में उसका डिसीजन क्या करेगा, लास्ट में विनिश्चय, निर्णय कर देगा कि ये चीजें की जाती है। अब इसी में इसके रूल 4 में कहा जजमेंट ऑफ, ये रूल 4 हो गया जजमेंट ऑफ स्मॉल कॉज कोर्ट्स। रूल 5 हो गया जजमेंट ऑफ अदर कोर्ट्स, जजमेंट ऑफ अदर कोर्ट। रूल 4 हो गया किसका, जजमेंट ऑफ स्मॉल कॉज का। अब रूल 4 हो गया कि अन्य न्यायालयों के निर्णय। रूल 5 में हो गया कि रूल 4 का एक पार्ट सब क्लास 2 है जो छूट गया है। रूल इसका सब रूल 4 का सब क्लास 2 कहता है अन्य न्यायालय के निर्णय। तो स्मॉल क्लास वाले में रूल सब क्लास 1 में कह दिया, सब क्लास 2 में कहा कि अन्य कोर्ट क्या करेंगे। तो अन्य कोर्ट क्या करेंगी, अन्य कोर्ट पहले करेंगी कि डिटर्मिनेशन करेंगी, डिसीजन करेंगी और कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ द केस और रीजन ऑफ सच डिसीजंस, ये 4 बातें करेगा। जो दूसरी कोर्टें होंगी वो 4 बातें करेंगी। पहली बात क्या करेगी, संक्षिप्त कथन करेगी, उस केस की समरी, संक्षिप्त कथन करेंगे उस केस की समरी, और उस केस की समरी के बाद में हम रीजन ऑफ सच डिसीजन, कि उस डिसीजन का कारण क्यों लिख रहे हैं। तो जैसे इश्यूज है, इश्यूज में किस पक्ष ने क्या कहा वो बात लिखी जाएगी इसके किसमें, रीजन ऑफ सच डिसीजन। उसके बाद में डिटर्मिनेशन और लास्ट में डिसीजन आ जाएगा, विनिश्चय आ जाएगा। तो 4 बातें आ जाएंगी। जो केस है उसका संक्षिप्त विवरण, उसके बाद में इश्यूज का रीजन, कौन सा पक्ष ने क्या कहा, फिर इश्यूज का डिसीजन, उसके बाद में अपना व्यूज और निर्णय। ये बात इसका सब क्लास 2 कहता है। इंपॉर्टेंट सेक्शन, इंपॉर्टेंट रूल है रूल 4 कि जिसमें लघुवाद न्यायालय क्या करेंगे और अन्य न्यायालय क्या करेंगे। अब इसका रूल 5 कहता है जजमेंट ऑफ अदर कोर्ट्स, जजमेंट ऑफ अदर कोर्ट्स। जो रूल 5 कहता है, रूल 5 कहता है न्यायालय हर एक विनिश्चय पर अपने विनिश्चय का कथन करेगा। रूल 5 कहता है कोर्ट्स टू स्टेट इट्स डिसीजन ऑन ईच इश्यूज। इसमें रूल 5 इसमें से थोड़ा मिस्टेक हो गया लिखने का। तो रूल 5 इसमें ये बात कहता है कि न्यायालय हर एक विवादक पर अपने विनिश्चय का कथन करेगा। तो रूल 5 में कहा गया कि जो इश्यूज बनाएगा, अगर एक इश्यूज है तो पहले पक्ष ने क्या कहा, दूसरे पक्ष ने क्या कहा, उसके बाद में उसका निर्णय सुना दिया गया एक इश्यूज का।
अगर एक से ज्यादा इश्यूज हैं, कई इश्यूज हैं, तो फिर क्या करेगा, हर इश्यूज का अलग अलग व्यूज लिखेगा और हर इश्यूज का अलग अलग डिसीजन करेगा। ये बात इसका रूल 5 कहता है कि अलग अलग कारण देगा और अलग अलग हर इश्यूज का निर्णय सुनाएगा। अब रूल 5 ए क्या कहता है? रूल 5 ए कहता है कोर्ट टू इन्फॉर्म पार्टीज एज टू वेयर एन अपील लाइज इन केसेस वेयर पार्टीज आर नॉट रिप्रेजेंटेड बाय प्लीडर्स। अब इसमें रूल 5 ए में कह दिया कि दोनों पक्षकारों का प्रतिनिधित्व यदि उनके प्लीडर करते हैं, दो पक्षकार हैं, उनकी प्रोसीडिंग कौन कर रहा? उनके प्लीडर्स कर रहे हैं। तो जब प्लीडर्स कर रहे हैं तो जजमेंट के दिन अगर उस की अपील हो सकती है, उस जजमेंट की अपील हो सकती है, तो कोर्ट उनकी अपील के बारे में बताएगा कि अगर आपको इससे कोई नुकसान हुआ है या आपको उचित नहीं लगता है तो इसकी अपील कर सकते हैं, और कहाँ होगी ये बता देगा। और दूसरी चीज, अपील करने का टाइम क्या होगा ये भी उसको कोर्ट बता देगी। ये रूल 5A की बात कही गई। अब रूल 6 इसका कहता है, रूल 6 कहता है कंटेंट्स ऑफ डिग्री। डिग्री की अंतर वस्तु क्या होगी? कंटेंट्स ऑफ डिग्री, डिग्री के अंतर वस्तु क्या होते, मतलब डिग्री के भीतर क्या क्या लिखा जाएगा, ये इसका रूल 6 कहता है। तो डिग्री के भीतर में क्या क्या लिखा होगा? वाद का संख्यांक, मतलब केस नंबर क्या होगा, वाद की संख्या क्या होगी, पक्षकारों का वर्णन, नाम, उम्र, पिता का नाम और उनका संपूर्ण एड्रेस, और उनका पूर्ण एड्रेस लिखा होगा। पार्टिकुलर्स ऑफ क्लेम, किस बात का रिलीफ मांगा गया, पार्टिकुलर्स ऑफ क्लेम और जो रिजल्ट उसका आया, प्राप्त अनुतोष, उसको जो मांगा था वो क्या था और उसको मिला क्या, अनुतोष क्या मिला, ये तो ये बात उसमें डिग्री में लिखी हुई होगी। दूसरी चीज, अगर अमाउंट के केस हैं, रिकवरी केस है, पैसे के केस है, तब उसमें क्या होगा, खर्चे कौन सा पक्ष देगा और किसको देगा, और उसके लिए संपत्ति में से वसूला जाएगा या किस तरीके से वसूला जाएगा, किस संपत्ति में से वसूला जाएगा, ये भी लिखा होगा। फिर दोनों पक्षों के खर्चों को मीट आउट करके, मान लेते एक पक्ष का भी कुछ खर्चा बनता है, दूसरे पक्ष का भी कुछ खर्चा बनता है, तो उनको मीट आउट करके दोनों पक्षों के खर्चों को लिखा जाएगा और उनमें से कौन सा किसको क्या करेगा वो भी डिग्री में मेंशन होगा। तो डिग्री में 4-5 बातें लिखी होती, एक तो वाद संख्या लिखी होती, पक्षकारों के वर्णन होते हैं, नाम, उम्र, पिता के नाम, उनके एड्रेस होते हैं, संपूर्ण एड्रेस होते हैं, उसके बाद पार्टिकुलर्स ऑफ क्लेम्स, उसने क्या मांगा है और उसके बाद में उसको क्या रिलीफ मिला है, और पैसे के केस में किसको क्या देना है उसके बारे में लिखा हुआ होता है। तो ये बात होती है रूल 6 में कि डिग्री में क्या क्या लिखा होगा। अब इसका 6A पार्ट कहता है प्रिपरेशन ऑफ डिग्री। इसका रूल 6A कहता है डिग्री की तैयारी। डिग्री की तैयारी क्या होगी? डिग्री की तैयारी जो आदेश हुआ होगा, जो निर्णय है, निर्णय के 15 दिन के भीतर डिग्री बना दी जाएगी। 15 दिन के भीतर डिग्री तैयार कर दी जाएगी। और डिग्री के विरुद्ध अगर अपील करना है, और मान लेते हैं कि जजमेंट हुआ, दूसरे दिन उसको अपील में जाना है, अब डिग्री तो 15 दिन लग गया, 10 दिन लग गया तैयार करने में, तो अपील में आवश्यक नहीं है कि वो डिग्री की कॉपी उसी समय फाइल करे, डिग्री की कॉपी उसी समय फाइल करे। तो केवल जो निर्णय हुआ, जो जजमेंट हुआ है, उस जजमेंट की कॉपी लेकर के वो अपील कर सकेगा। ये रूल 6A कहता है। अब रूल 6B कहा कॉपीज ऑफ जजमेंट व्हेन टू बी मेड अवेलेबल। कॉपीज ऑफ जजमेंट्स व्हेन टू बी मेड अवेलेबल। निर्णय की प्रतिलिपि कब उपलब्ध कराई जाएगी? निर्णय की प्रतिलिपि कब उपलब्ध कराएगी?
तो निर्णय की घोषणा के तुरंत बाद जिस दिन कोर्ट ने निर्णय कर दिया और अपना हस्ताक्षर डेट डाल दी, उसके तुरंत बाद उसको पक्षकार ले सकते हैं अपील करने के लिए। घोषणा के तुरंत बाद उसको ले सकते हैं, ये बात 6B कहता है। अब रूल 7A इसका कहता है डेट ऑफ डिग्री। डिग्री पर क्या तिथि डाली जाएगी, इस बात के लिए डिग्री की तारीख क्या होगी, डिग्री पर कौन सी तिथि डाली जाएगी। मान लेते हैं कि निर्णय 27 तारीख को हुआ और डिग्री 25 को तैयार की जा रही, तो फिर क्या होगा। तो इसमें रूल 7 में कहा डिग्री में वही तारीख डाली जाएगी जिस तारीख को निर्णय हुआ, निर्णय वाला ही दिन की उस पर तारीख डाली जाएगी और जज कंफर्म कर लेगा कि डिग्री निर्णय के अनुसार तैयार की गई है या नहीं। और अगर उसको ये कंफर्म हो जाएगा कि निर्णय के अनुसार ही डिग्री तैयार की गई, तब उस पर वो हस्ताक्षर करके पक्षकार को दे सकेगा। अब रूल 8 इसका कहता है प्रोसीजर व्हेन जज हैज वैकेटेड ऑफिस बिफोर साइनिंग डिग्री। इसका रूल 8 कहता है कि रूल 8 कहता है जहां न्यायाधीश ने डिग्री पर हस्ताक्षर करने के पूर्व अपना पद रिक्त कर दिया हो, वहां प्रक्रिया। अब 2 तरीके से पद रिक्त हो सकता है। पहला कि उसको ट्रांसफर कर दिया गया हो या रिटायर हो गया हो या उसका डेथ हो गया हो, पद रिक्त हो जाएगा। दूसरी बात कह दी गई कि कोर्ट ही समाप्त कर दी गई हो, वह कोर्ट का औचित्य समाप्त, वह कोर्ट उस समय खत्म कर दी गई हो, तब क्या होगा। और जबकि निर्णय हो गया है तो डिग्री कौन बनाएगा। तो इसमें रूल 8 में कहा कि अगर डिग्री में बिना हस्ताक्षर किए पद रिक्त हो गया है, तो जो उसका उत्तरावर्ती जज होगा, जो उसके बाद में जो जज वहां पर आएगा या जिस जज उस कोर्ट के लिए नियुक्त किया गया होगा, वही उसके डिग्री पर हस्ताक्षर करेगा। और अगर कोर्ट रिक्त हो गई है, मतलब कोर्ट का अस्तित्व समाप्त हो गया है, तो वो जिसके अंडर में कोर्ट थी, जिसके अधीनस्थ में थी, वह जज उस पर दस्तखत करेगा, वही न्यायाधीश उस पर दस्तखत करेगा। ये बात रूल 8 में कहती है। रूल 9 कहता है डिक्री फॉर रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसका रूल 9 कहता है स्थावर संपत्ति के पुनर्मुद्रण के लिए डिग्री, जो डिग्री होगी वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए क्या होगी, उसके रूल 9 कहता है तो जो स्थावर संपत्ति है उसको डिग्री में ऐसा लिखा जाएगा कि जिससे उसकी पहचान हो जाए कि इस संपत्ति के बारे में बात करी जा रही है। जैसे वो संपत्ति किससे आई, किसके कब्जे में है, उसकी चौहद्दी क्या है, उसका रकबा क्या है, उन सारी बातों, वो कहाँ पर स्थित है, किस जिले में स्थित है, उसकी लोकेशंस क्या है, वो सारी बातें उसमें लिखी जाएंगी ताकि उस स्थावर संपत्ति की पहचान हो जाए। ये डिक्री पे लिखा जाएगा। अब रूल 10 क्या कहता है डिक्री फॉर डिलीवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। रूल 10 कहता है जंगम संपत्ति के परिधान के लिए डिग्री। जो जंगम संपत्ति, जो चल संपत्ति है, जो मूवेबल प्रॉपर्टी है, उसके बारे में क्या होगा, डिग्री में, उसके डिग्री में जो उसका अमाउंट है, जो उसका धन है, जो उसका रुपया है, जो चीज है, उसकी अमाउंट है, उस अमाउंट का डिटेल लिखा जाएगा। उस अमाउंट का डिटेल लिखा जाएगा, कहां से आया, क्या है, कैसा है और किसको दे है, क्या कितना प्राप्त हुआ, अनुतोष में क्या मिला, वो डिटेल उस, अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसको डिग्री में मेंशन किया जाएगा। तो अभी रूल 1 से लेकर के रूल 10 तक जो जजमेंट होगा उसमें क्या लिखा जाएगा, डिग्री में क्या लिखा जाएगा, जजमेंट कितने दिन बाद बनेगा, डिग्री कितने दिन बाद बनेगी, कोर्ट रिक्त हो जाएगा तो क्या होगा, सबके बारे में रूल 1 से लेकर के रूल 10 तक बताया। अभी इसी में ऑर्डर 20 में
रूल 11 से लेकर के आगे के पार्ट हैं कि जजमेंट और डिग्री में आगे क्या कर सकते हैं, उसे हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।